तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान विषय में चैप्टर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक के अंदर अपन पढ़ रहे थे छठे लेसन के अंदर ही रासायनिक अभिक्रियाओं उत्प्रेरक थी। उत्प्रेरक और रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में कि रासायनिक अभिक्रियाएं शुरुआत में मैंने बताई थी 8 से 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं अपने सिलेबस के अंदर। उन 8 से 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अपन ने आज के वीडियो से पहले पढ़ ली थी। तो आपको ये अगर वीडियो देखने हो पीछे वाली क्लासों के तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इन वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं उसी कड़ी में आगे चलते हुए अगले प्रकार पे बात करता हूँ और अगला रासायनिक अभिक्रियाओं का छठा जो प्रकार है वो प्रकार है कौन सा? छठा प्रकार जो है अपना वो है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। तो फिर मंद एवं तीव्र अभिक्रिया ये जो दो नाम हैं ये नाम वेग पर आधारित है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर ये दो प्रकार किए गए कि एक जो रासायनिक अभिक्रियाएं कम समय के अंदर पूर्ण हो जाती है वो कहलाती है मंद अभिक्रिया, और एक अभिक्रिया जो पूर्ण होने में बहुत ही कम समय ले जल्दी संपन्न हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। यानी आपने एक कछुए और खरगोश वाली कहानी सुन रखी होगी कि कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश तेज तेज चलता है, फिर भी कछुआ जीत जाता है। पर उस जीत और हार से तो अपने को मतलब नहीं है, उनके वेग से मतलब है कि कछुआ जो है वो मंद अभिक्रिया का उदाहरण है और खरगोश जो है वो तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब कछुआ धीरे धीरे चलता है, बहुत समय लेगा अपने काम को अपनी मंजिल तक पहुंचने में, और खरगोश जल्दी पहुंच जाएगा। पर इसके बीच में एक और प्रकार करें तो कि है ना, कभी धीरे चले कभी तेज चले, जैसे खरगोश कभी तेज चला शुरुआत में फिर सो गया फिर और तेज चला, तो ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हो भी गई थी कि खरगोश जो है वो रेस हार गया था। तो इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने भी उस दौड़ को देखते हुए वेग दो ही प्रकार के लिए, एक मंद अभिक्रिया और एक तीव्र अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया वो होती है जो क्या करती है? पूर्ण होने में अधिक समय लेती है। तो मैं पहले बात करता हूँ किसकी? मंद अभिक्रिया की। मंद अभिक्रिया देखो कैसे परिभाषा लिखते हैं इसकी। वैसे तो आपके दिमाग में परिभाषा बन गई होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में, पूर्ण मतलब पूरा होने में अधिक समय लगता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है वो वाली क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा याद रखनी है कि मंद अभिक्रिया कहते किसे हैं। दूसरा, इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण पहला जैसे मैं लिखता हूँ दूध से दही बनना। दूध से दही बनाते अपन तो देखो वो क्या जल्दी से बन जाता है? दूध से दही एक ही सेकंड में बन जाता है क्या? नहीं बनता। मम्मियाँ होती है दूध गर्म करती है, दूध गर्म करके वापस उसको ठंडा करती है, फिर उसके अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं। क्या वो थोड़ा सा दही डालने से ही वो दूध दही में बदल जाएगा क्या? नहीं बदल पाएगा। रात भर उसको रखेंगे तब जाके सुबह उठ के देखेंगे तो वो दही में परिवर्तित हो जाएगा। तो मतलब इस दूध को दही बनने में 10 से 12 घंटे लगे, तो वैसे ही अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में घंटे दिन ऐसा समय लगता है तो वो वाली क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया कहलाती है कि उसमें क्या लगता है? अधिक समय लगता है। दूसरा उदाहरण देखें अपन तो दूसरा उदाहरण है क्या? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा प्रकृति के अंदर लोहे की कोई अगर वस्तु पड़ी रहती है तो कुछ दिन बाद में क्या होता है? उस पर भूरी परत जम जाती है और वो संक्षारित होने लग जाती है। तो वो क्या कहलाती है प्रक्रिया? वो कहलाती है जंग लगना।
तो लोहे पे जंग क्या एकाएक लग जाता है? मान लो ये लोहे की छड़ है, मैंने इसको रखा, शाम को रखा बाहर ले जाके वायुमंडल में, और सुबह उठ के देखा, तो क्या ये इस पे जंग लग जाएगा? ऐसा नहीं होता। ये जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गति से चलती है, इसलिए इसको किस में डाल दिया? मंद अभिक्रिया के अंदर डाल दिया। इस साल के पेपर के हिसाब से और एग्जाम के हिसाब से लोहे पर जंग लगने वाली रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखें तो देखो, इसकी समीकरण याद रखनी है। ये Fe क्या है? लोहा है। ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी, नमी का मतलब जल, इनसे रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? जंग बना लेगा। जंग का सूत्र याद रखना है। जंग का सूत्र होता है Fe2O3 और 3H2O। ये है, ये किसका सूत्र है? ये जंग का सूत्र है। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, आप इसको संतुलित कर लीजिए। आपसे होती है तो ठीक है, नहीं तो संतुलित रासायनिक समीकरण की एक अलग से क्लास बनाएंगे, उसमें बता देंगे। फिलहाल तो मैं इसको संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखता हूँ। ये संतुलित हो जाएगी रासायनिक समीकरण। तो आपको तो पेपर के अंदर लिख के आनी है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिख के आनी है। तो मेन तो फोकस अपना मंद अभिक्रिया को समझने पे, कि मंद अभिक्रिया क्या होती है कि जिसको पूर्ण होने में बहुत समय लगे। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को लोहा, ऑक्सीजन और जल के साथ में क्रिया करके जंग बनाता है, और इस जंग को बनने में बहुत समय लगता है। तो ये किस में आ जाएगी? मंद अभिक्रिया के अंदर आ जाएगी। ऐसे ही मैं एक उदाहरण और लिख दूं। एक यौगिक होता है KClO3। ये KClO3 क्या है? ये है पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है। ये इस पोटेशियम क्लोरेट को अगर अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये गर्म करने का चिन्ह है। इसको अगर गर्म करते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? एक KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, और एक इसमें परिवर्तित हो जाता है O2 यानी ऑक्सीजन के अंदर। तो ये 3 उदाहरण लिखे मैंने, और ये मंद अभिक्रिया की परिभाषा लिखी। इसको अगर याद करना हो आपको, तो उदाहरण अगर इसमें से याद करना हो तो आप लोहे पर जंग लगने वाली समीकरण याद करना, क्योंकि आप सीधी सी अगर मंद अभिक्रिया आ जाए और उसके अंदर ही अगर ये लिख के आओगे तो भी अच्छे नंबर मिलेंगे, और सीधी सीधी चांस है कि लोहे पर जंग लगने की सीधी समीकरण आ जाए। ये देख रहे हैं अपन कि पोटेशियम क्लोरेट है, इसको गर्म कर रहे हैं। तो देखो इसमें 2-3 अभिक्रियाएं छुपी हुई है। आपको ये एक उदाहरण याद करने से 2-3 अभिक्रियाएं याद हो जाएगी। देखना, ये एक यौगिक है, इस यौगिक को गर्म किया, और गर्म करने पे ये किस में परिवर्तित हो गया? 2 अलग अलग तत्वों में वियोजित हो गया, या 2 अलग अलग इसने क्या बना लिए? उत्पाद बना लिए। तो फिर एक ही अभिकारक जो होता है वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना लेता है, तो वो वाली समीकरण कौन सी होती है? अभिक्रिया, वो होती है वियोजन अभिक्रिया। और ये वियोजित हुआ कैसे? गर्म करने से। गर्म करने से मतलब उष्मा देने से, तो इसलिए ये प्रकार उसमें चला जाएगा, उसमें अपघटन अभिक्रिया के अंदर। तो ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आप लगातार देखते जाएं, लास्ट तक अपन जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी समीकरणें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इजी रासायनिक समीकरणें हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया थी मंद अभिक्रिया। आगे चलते अपन इसके दूसरे प्रकार पे, और इसका दूसरा प्रकार है कौन सा? तीव्र अभिक्रिया का प्रकार है। तो परिभाषा तो इसकी उल्टी हो जाएगी क्या? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, मतलब उसमें तो 10 से 12 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे लग रहे थे, इसके अंदर इसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, तो ये वाली क्या कहलाएगी? तीव्र अभिक्रिया कहलाएगी। देखो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ, इसकी परिभाषा लिखता हूँ, देखना तीव्र अभिक्रिया की। तीव्र अभिक्रिया वो मंद अभिक्रिया थी, धीरे धीरे चल रही थी, ये तीव्र अभिक्रिया तेज तेज चलेगी। तो फिर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं।
उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा याद रखनी है। अब इसके बाद में इसके उदाहरणों की बात करते हैं कि तीव्र अभिक्रिया, तो इसका उदाहरण क्या होगा। इसका अच्छा सा उदाहरण याद रखना है। अपन ने कल पढ़ी थी कि एक अम्ल की और एक क्षार की आपस में अपन ने कल अभिक्रिया पढ़ी थी कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या करते, अपने गुण खो देते हैं, अर्थात वो उदासीन हो जाते हैं, इसलिए उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा था आपने। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो एक प्रकार की क्या है, तीव्र अभिक्रिया है। तो मैं यहाँ लिख दूँ अम्ल, और वो भी कौन सा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अम्ल और क्षार होते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर ले लूँ और उनके रिएक्शन करवा दूँ आपस में, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में अगर क्रिया करवा दूँ तो वो पूर्ण होने में क्या करेगी, बहुत कम समय लेगी। बहुत कम समय लगता है, मतलब 10 की पावर -10 सेकेंड में पूर्ण हो जाती है। 10 की पावर -10 सेकेंड में तो पलक ही नहीं झपकते, ये भी समय लेते हैं पलक झपकने में भी। तो इतने कम समय के अंदर क्या होती है, ये पूर्ण हो जाती है। तो देखना, मैंने कल इसका एग्जाम्पल लिखा था कि प्रबल अम्ल ले लेते हैं अपन क्या, HCl। HCl का मतलब क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल और क्षार वाला पार्ट है 5वां, जब वो पढ़ेंगे तब भी इनको पढ़ेंगे अपन। इसके रिएक्शन करवा दो प्रबल क्षार से, प्रबल क्षार है NaOH। NaOH का मतलब क्या हो गया, सोडियम, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। इसके रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दूं तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि मैंने कल बताया था, यहाँ से Na और Cl मिलके क्या बना लेंगे, NaCl। जो सोडियम क्लोराइड होता है, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। एक तो NaCl बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड, और एक क्या बन जाएगा, ये OH और ये H मिलके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो कल उदासीनीकरण अभिक्रिया यही पढ़ी थी कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ये लवण है एक प्रकार का और ये जल है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की क्या है, तीव्र अभिक्रिया है। तो ये आज की क्लास में अपन ने पढ़ा तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया के बारे में। हो सके आप इसका एक उदाहरण और याद करो तो कर लो। जैसे AgNO3 है, AgNO3 का मतलब क्या हो गया, AgNO3 का मतलब हो गया, Ag का मतलब सिल्वर, NO3 का मतलब नाइट्रेट। AgNO3 की क्रिया में करवा दूँ किससे, HCl से करवा दूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा दूँ, तो ये क्या बना लेगा, एक तो AgCl बना लेगा, मतलब यहाँ से Ag और यहाँ से Cl आपस में रिएक्शन कर लेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, एक H इधर से बच जाएगा और NO3 उधर से बच जाएगा। एक तो यहाँ से ये बच जाएगा HNO3 और एक क्या बन जाएगा, AgCl। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, AgNO3 है जो ये Ag तो क्या है, Ag है सिल्वर, NO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये रिएक्शन करके AgCl बना रहे हैं। AgCl का मतलब Ag सिल्वर और Cl मतलब क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और HNO3 ये याद रखना है। वैसे तो अपन इसको अम्ल क्षार में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। HNO3 किसका सूत्र है, ये है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो ये दो उदाहरण इसके याद रखना तीव्र अभिक्रिया के। तो इस हिसाब से अपन ने इस क्लास के अंदर दो अभिक्रियाएं पढ़ी, मंद और तीव्र अभिक्रिया, और उनके उदाहरण पढ़े। सबसे महत्वपूर्ण तो इनके उदाहरण ही होते हैं, समीकरणें लिखनी होती हैं, उनकी समीकरणों के नंबर मिलते हैं। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, इनको आप पढ़ोगे। रेगुलर सारी क्लासें देखते जाएं, सारी अभिक्रियाओं को देखते जाएं। लास्ट में जब सारी अभिक्रियाएं पढ़ लेंगे तो आपको एकदम इजी से सारी याद हो जाएगी। तो इसी प्रकार अपन आगे की क्लास में और प्रकार पढ़ते हैं इसके। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।